अच्छा सना, अब अगला विषय क्या है? अगला विषय है देशी रियासतों का भारत में विलय। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था। फिर रियासतों का विलय कैसे हुआ? जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया। नोट: देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं वीपी मेनन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयान, अब हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अच्छा, पहले ये बताओ कि भारत की संरचना कैसी है? भारत राज्यों का एक संघ है जिसमें वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे हुए? दादर नगर हवेली और दमन व दीव के विलय के बाद इनकी संख्या 8 हो गई। नई राजधानी दमन है। अच्छा, अब इसके अनुच्छेद भी बताओ। हाँ, चलो अनुच्छेद 1 से शुरू करते हैं। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। यानी भारत एक संघीय देश है। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। मतलब संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और उनके क्षेत्रों का विवरण दिया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र भी सम्मिलित होंगे। यानी भविष्य में अगर कोई नया क्षेत्र भारत में जुड़ता है, तो वो भी भारत के राज्य क्षेत्र का हिस्सा होगा। अब आगे है अनुच्छेद 2। भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वो ठीक समझे, संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। यानी संसद चाहे तो नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल कर सकती है या नया राज्य बना सकती है। बिल्कुल सही। अब देखते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। मतलब संसद चाहे तो किसी राज्य की सीमा बदल सकती है, उसका नाम बदल सकती है या नया राज्य बना सकती है। हाँ आयान, यही अनुच्छेद 3 का मुख्य अर्थ है। आयान, अब हम नया विषय पढ़ते हैं, राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर हुआ था? शुरू में ये सवाल उठा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही है या नहीं। इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश S.K. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। उस आयोग ने क्या कहा? इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। हर आयोग के निर्णयों की जांच करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की एक समिति का गठन किया। इस समिति ने क्या निर्णय दिया? इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। लेकिन फिर भाषाई राज्यों की मांग क्यों बढ़ी? क्योंकि मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोट्टी श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ? 28 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई। उसके बाद सरकार ने क्या किया? रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए अलग आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की घोषणा कर दी। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। ये स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी? उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल थी। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे और इसके अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पनिक्कर थे। इसके बाद क्या हुआ? जुलाई 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ध्यान रहे कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था। फ्रांस की कुछ बस्तियां भी भारत में शामिल हुई थी ना? हाँ, नवंबर 1954 में फ्रांस की सरकार ने अपनी बस्तियां पौंडीचेरी, यनम, चंद्रनगर और कैरेकल भारत को सौंप दी।
28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हुए और बाद में इन सबको मिलाकर पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। अच्छा, अब वो तालिका भी देख लेते हैं जिसमें नए राज्यों के गठन वर्ष दिए गए हैं। नए राज्यों का गठन वर्ष: आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953, महाराष्ट्र 1 मई 1960, गुजरात 1 मई 1960, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, मेघालय 21 जनवरी 1972, मणिपुर 21 जनवरी 1972, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972, सिक्किम 26 अप्रैल 1975, मिजोरम 20 फरवरी 1987, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, गोवा 30 मई 1987, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000, तेलंगाना 2 जून 2014। आयान, अब हम आगे की जानकारी पढ़ते हैं। हाँ सना, बताओ आगे क्या हुआ? भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन और दीव को मुक्त कराने के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। यानी ये क्षेत्र पहले पुर्तगाल के नियंत्रण में थे? बिल्कुल। बाद में 12वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा, दमन और दीव को प्रथम अनुसूची में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। अभी भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं और इन्हें संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। अच्छा, अब आगे क्या पढ़ेंगे? अब हम क्षेत्रीय परिषद के बारे में पढ़ेंगे। क्षेत्रीय परिषद क्या होती है? भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। इनका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। इनके उपाध्यक्ष कौन होते हैं? संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं और ये हर वर्ष बदलते रहते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये केंद्र और राज्य के संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या ये संवैधानिक निकाय हैं? नहीं, क्षेत्रीय परिषद को 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, इसलिए ये सांविधिक निकाय है, लेकिन संवैधानिक निकाय नहीं है। अब पांचों क्षेत्रीय परिषदों के बारे में बताओ। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। 1. उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। इसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली शामिल हैं। 2. मध्य क्षेत्रीय परिषद। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। 3. पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। इसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम शामिल हैं। 4. पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव और दादर नगर हवेली शामिल हैं। 5. दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी शामिल हैं। इनके मुख्यालय कहाँ-कहाँ हैं? 1. उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, नई दिल्ली। 2. मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद, इलाहाबाद। 3. पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, कोलकाता। 4. पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, मुंबई। 5. दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, चेन्नई। आयान, अब हम पूर्वोत्तर परिषद के बारे में पढ़ते हैं। ये परिषद कब बनाई गई थी? इसका गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया था। ये परिषद कब अस्तित्व में आई? ये 8 अगस्त 1972 को अस्तित्व में आई। इसके सदस्य कौन-कौन से राज्य हैं? इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल हैं। सिक्किम शुरू से इसका सदस्य था? नहीं, 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना। इसके कार्य क्या होते हैं? इसके कार्य लगभग वही हैं जो क्षेत्रीय परिषदों के होते हैं, लेकिन कुछ अतिरिक्त कार्य भी इसमें शामिल होते हैं। क्या इसमें बाद में कोई संशोधन हुआ था? हाँ, वर्ष 2002 में पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम में संशोधन किया गया। संशोधन के बाद इसमें कौन-कौन सदस्य शामिल किए गए? संशोधन के बाद परिषद में संबंधित राज्य का राज्यपाल,
संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति द्वारा नामित 3 सदस्य, भारत के गृह मंत्री को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। अब इसका अध्यक्ष कौन होता है? 2018 के पुनर्गठन के बाद भारत के गृह मंत्री पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष होते हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। अब अगला विषय है भारतीय नागरिकता। ये संविधान के किस भाग में आता है? ये संविधान के भाग 2 में आता है, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। भारत में नागरिकता की व्यवस्था कैसी है? भारत में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता कई आधारों पर प्राप्त की जा सकती है। पहला आधार क्या है? पहला आधार है जन्म से नागरिकता। 1. जन्म से नागरिकता प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ हो, वो जन्म से भारत का नागरिक होगा। क्या इसमें कोई अपवाद भी है? हाँ, अपवाद के रूप में राजनयिकों के बच्चे और विदेशियों के बच्चे इस नियम में शामिल नहीं होते। दूसरा आधार क्या है? दूसरा आधार है वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। 2. वंश परंपरा द्वारा नागरिकता भारत के बाहर किसी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा, यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। नोट: माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता देने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया है। आयान, अब हम भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के अन्य तरीकों के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, अब अगला तरीका क्या है? अगला तरीका है देशीकरण द्वारा नागरिकता। 3. देशीकरण द्वारा नागरिकता। भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। यानी अगर कोई विदेशी व्यक्ति कुछ शर्तें पूरी करे तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। हाँ, बिल्कुल। अब अगला तरीका क्या है? अगला तरीका है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। 4. पंजीकरण द्वारा नागरिकता निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ए. वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पहले से भारत में रह रहे हों। बी. वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों। वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में विवाह करेंगी। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे। ई. राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों। वे आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। क्या नागरिकता पाने का कोई और तरीका भी? आयान, अब हम भारतीय नागरिकता का अंत के बारे में पढ़ते हैं। नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है? भारतीय नागरिकता का अंत 3 प्रकार से हो सकता है। 1. नागरिकता का परित्याग करने से, यानी अगर कोई व्यक्ति स्वयं अपनी नागरिकता छोड़ दे। 2. किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, मतलब अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। 3. सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, यानी कुछ परिस्थितियों में सरकार भी किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर सकती है। बा. आगे जम्मू कश्मीर से जुड़ा एक प्रावधान पढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को कुछ विशेष विषयों के संबंध में राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति दी गई थी। किन किन विषयों में? 4 मुख्य विषयों में। 1. राज्य के अधीन नियोजन सरकारी नौकरी के संबंध में। 2. राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में। 3. राज्य में स्थायी रूप से बस जाने के संबंध में। 4. छात्रवृत्तियां अथवा इसी प्रकार की सहायता जो राज्य सरकार प्रदान करे। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय शुरू करते हैं, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? नका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक प्रावधान है। भाग 3 को क्या कहा जाता है? संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। नोट: मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका प्रयोग इंग्लैंड में हुआ था। अब अनुच्छेद 12 के बारे में पढ़ते हैं।
भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों के प्रावधानों के अनुप्रयोग में राज्य शब्द का उपयोग व्यापक अर्थ में किया गया है। राज्य शब्द को कौन परिभाषित करता है? राज्य शब्द को अनुच्छेद 12 परिभाषित करता है। राज्य शब्द में निम्नलिखित शामिल हैं: 1. भारत सरकार, 2. भारत की संसद, 3. प्रत्येक राज्य की सरकार एवं विधानमंडल, 4. भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी। अब अनुच्छेद 13 क्या बताता है? अनुच्छेद 13 के अनुसार राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता जो भारत के संविधान के भाग 3 का उल्लंघन करता हो। अगर ऐसा कानून बनता है तो क्या होगा? तो वो कानून अमान्य माना जाएगा। अनुच्छेद 13 के तहत कानून शब्द में संविधान के अनुच्छेद, नियम, आदेश आदि भी शामिल माने जाते हैं। आयान, अब मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें समझते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। यानी कुछ समय के लिए उन्हें रोका जा सकता है। बिल्कुल, मौलिक अधिकार असीमित नहीं होते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राज्य इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। और ये तय कौन करता है कि प्रतिबंध सही है या नहीं? इसका निर्णय अदालत करती है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाए तो वो न्यायालय जा सकता है। कहाँ जा सकता है? वो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के पास जा सकता है। क्या पहले उच्च न्यायालय जाना जरूरी है? नहीं, पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। अब कितने हैं? 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। नोट: 1931 में कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था।